हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी टेट 7 जुलाई जो एग्ज़ाम होने वाला है सी टेट का, उसके इंग्लिश पेडागोगी सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। और अब आप बताइएगा कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा और कम समय में ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करी जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस अपलोड की जा रही हैं वो आप तक पहुंच जाए। और इसके पहले CDP और अदर सब्जेक्ट्स के भी मैराथन अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए सबसे पहले, तो हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद ध्यान से ऑप्शंस पढ़ेंगे। तब कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को बेसिकली बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो वो एक आसान हो जाता है ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आसान आते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बढ़िया होते हैं कि हम समझ लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से भी कि क्या पूछा गया। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की। कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज रीजनल डायलेक्ट। देखिए, डायलेक्ट मतलब है उपभाषा, भाषा के रूप में जो अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाए वो उपभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से रीजनल डायलेक्ट को कौन परिभाषित कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन रीजन, क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली संरचनात्मक भाषाएं, ठीक है, या विशेषकर भाषाएं वो जो क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती हैं वो रीजनल डायलेक्ट होंगी। या लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट और कंट्री, एक कंट्री में जो भाषा बोली जाती है वो, या स्टेट में बोली जाती है वो। लैंग्वेज विथ अ स्क्रिप्ट ऑफ अ रीजन, ठीक है, कि जो लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे एक लिपि होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट हो ना। जैसे सांकेतिक भाषा की स्क्रिप्ट नहीं होती, जो जैसा अपने हिसाब से चाहता है उसको कर लेता है। द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ अ रीजन, तो लिखने वाली भाषा की बात यहाँ पे नहीं की गई है। सिर्फ लिखने वाली जो भाषा होगी वो कैसे डिफाइन करेगी किसी एक भाषा को। ठीक है, तो रीजनल डायलेक्ट की बात कर ली जाए तो वो भाषा हो जाएगी जो स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन रीजन, जो क्षेत्रीय भाषा के भाषा को या क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा की कैरेक्टरिस्टिक को संरचनाओं को क्या कर रही है, बोली जा रही है, जहाँ पे वो हो जाएगी आपकी रीजनल डायलेक्ट। ठीक है, पहले का पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज है, ठीक है, सांकेतिक भाषा जो है वो, इसके बारे में क्या सही है। ठीक है ना, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ग्रामर, साइन लैंग्वेज एज अ ग्रामर, साइन लैंग्वेज इज सेट ऑफ गेस्चर, ओनली वन साइन लैंग्वेज यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहा है कि सिर्फ एक ही साइन लैंग्वेज ऐसी है जो पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड संसार में बोली जाती है। ठीक है, संसार में बोली जाती है। देखिए, साइन लैंग्वेज हैज़ ग्रामर होगा, ठीक है, हैज़ ग्रामर होगा तब सही होगा, या हैव ग्रामर रख सकते हैं आपको, यहाँ पे हैव होगा, हैव ग्रामर। ठीक है, तो जो इसमें सही होगा, ट्रू पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि साइन लैंग्वेज नॉट हैव अ ग्रामर, ग्रामर नहीं, इनको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि साइन लैंग्वेज हैव अ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर है साइन लैंग्वेज की। लैंग्वेज लर्निंग इज, भाषा अधिगम क्या है। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम क्या है।
अब जानते हैं आप, जहाँ पे भाषा अधिगम की बात होती है वहाँ पे हम चीज़ों को सीखते हैं एफर्ट लगा के। जहाँ पे हम थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ों को सीखें, वहाँ अधिगम होगा। जहाँ हम अपने आस पास पड़ोस से अपने आप सीख लेते हैं, वो अर्जन होता है, जिसको एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में। फिलहाल यहाँ लर्निंग की बात हो रही है, किसकी? अधिगम लर्निंग की बात हो रही है, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, अधिगम भाषा अधिगम की बात हो रही है। तो क्या है भाषा अधिगम? नेचुरल एंड सब कॉन्शियस है, यानी कि प्राकृतिक है और हम अचेतना से सीख लेते हैं, चेतन मन से नहीं। यानी कि हम उसी तरह अगर अपना पूरा मन न लगाएं तब भी हम अधिगम कर सकते हैं। डेलिबरेट एंड कॉन्शियस, बोथ नेचुरल एंड डेलिबरेट, इनेट एंड इवोल्यूंटरी। तो देखिए, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कॉन्शियस है, ठीक है, सब कॉन्शियस नहीं है। तो ये डेलिबरेट है और कॉन्शियस है, यानी कि इसको हम पूरा मन दिमाग अपने पूरे सोच समझ के ग्रामर रूल नियम कायदे कानून में रह के हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। एक्विजिशन होता तब सब कॉन्शियस होता और नेचुरल होता, लेकिन यहाँ पे लर्निंग है तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डेलिबरेट एंड कॉन्शियस। चौथा क्वेश्चन है, What does it mean to use multilingualism as a strategy in the classroom? क्लासरूम में बहुभाषावाद, कई भाषाओं का उपयोग करने का क्या मतलब है? ऑप्शंस देखते हैं। यूजिंग द कॉमन लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर ट्रांसलेटिंग द कंटेंट इन इंग्लिश मीडियम क्लासरूम। कह रहा है कि बहुभाषावाद या मल्टी लिंगुअलिज्म की बात ये है कि जब हम एक भाषा को, जब लर्नर एक या अधिगम करता या सीखने वाला व्यक्ति एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है अपने कंटेंट को, तब वो मल्टी लिंगुअलिज्म होगा। या मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन है नॉट टेलिंग द लर्नर टू यूज देयर लैंग्वेज इज एक्सेप्ट द मीडिया मार्क इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, लर्निंग ऑफ द मेनी लैंग्वेज इन द स्कूल टू बिकम मल्टीलिंगुअल स्पीकर। यानी कि बहुत भाषाओं का हम उपयोग करेंगे बहुत सी भाषाओं का, तो व्यक्ति जो है मल्टीलिंगुअल स्पीकर हो जाएगा, बहुभाषीवाद भाषण करता है या बोलने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए कि सिर्फ ट्रांसलेट के लिए हम बहुभाषावाद नहीं करते हैं, सिर्फ आस पास पड़ोस में बोलने के लिए भाषा का यूज नहीं करते, हम कहीं पे भी क्लासरूम में भी अपने लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं ना। ये तो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इससे मेल ही नहीं खा रहा। बचता है आपका दूसरा ऑप्शन है मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। अपनी भाषा में बच्चों को उस भाषा में बच्चा सीखे जहाँ पे लैंग्वेज क्या है सिखाया जा रहा है, कंटेंट सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज सिखाई जा रही है चीज़ें। ठीक है, तो चौथे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में हिंदी लैंग्वेज के बारे में क्या सही है? इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज़ द कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन एजुकेशन, इट इज़ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये 5 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो नेशनल राष्ट्रीय भाषा है नहीं हिंदी, हमारे राजकीय भाषा है। ठीक है, और इसको सेकेंड लैंग्वेज नहीं कहते, ठीक है ना, हिंदी को। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसे सामाजिक तौर पर ऑफिशियल नहीं है। हम तो क्षेत्र में अपने समाज में अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट एक्सेप्ट एज ऑथेंटिक मटेरियल? इसमें आप प्रमाणिक उत्पाद क्या नहीं मानेंगे? अगर जैसे आप क्लास में सिखा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें से क्या प्रमाणित नहीं है, आप क्या इसको सही नहीं मानेंगे? अ कार्टून फ्रॉम अ मैगजीन, एक अखबार से कार्टून अगर आप लेते हैं तो क्या वो प्रमाणिक होगा?
हाँ बिल्कुल होगा, बच्चों को सिखाने के लिए हम कहीं से भी कार्टून ले सकते हैं या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एन एडवर्टिजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में अगर कोई प्रचार प्रसार है तो उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एन एसे कोविड-19 रिटेन बाय टेक्स्ट बुक राइटर। और चौथा है अ शॉर्ट स्टोरी बाय द वेल नोन राइटर प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कोई अच्छी कहानी, कोई छोटी सी कहानी, ठीक है, इसको भी लिया जा सकता है। लेकिन जो नहीं लिया जा सकता वो है कोविड-19 पे रिटेन जो टेक्स्ट बुक का ऐसे होगा, निबंध होगा, क्योंकि बच्चों के लिए निबंध उतना उपयोगी नहीं होगा। हम एग्जाम्पल कोविड-19 का दे सकते हैं लेकिन इसके ऐसे लिखने का नहीं, खासकर प्राइमरी लेवल पर। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें और क्वेश्चंस को पढ़ें तो 1 to 5 या 5 to 8 के बच्चों को ध्यान में रखकर चीज़ों को देखें। अगर आप पेपर 2 कर रहे हैं तो और पेपर 1 कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं है ऑथेंटिक मटेरियल के हिसाब से। सातवां क्वेश्चन है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ क्लास 8 एज ए फॉलो अप टास्क ऑफ द रीडिंग। एक टीचर है जो अपने क्लास 8 के बच्चों को एक पढ़ने का कार्य देती हैं, एक पाठ पढ़ने का कार्य देती हैं। टू लिस्ट द इवेंट एंड आइडिया ऑफ द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, व्हाट डज सी डू। कह रहा है कि इसमें एक टीचर हैं, वो क्लास 8 की बच्ची को या बच्चे को एक लेसन पढ़ने का काम देती हैं और उसमें कहती हैं कि जो इसमें से महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें हैं, आइडिया है, विचार है, उसको अपनी भाषा में याद रखो या उसको करो, अपनी भाषा में बताओ, बेसिकली ये बात है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज सी डू, इसका मतलब वो क्या करना चाह रही है। आस्किंग हर स्टूडेंट टू क्रिएट अ सब टेस्ट, वो ये चाह रही है कि उसके बच्चे कोई जो अक्षर है या जो तथ्य है उसका प्रमाणिक तौर पे अपने पास एक डेटाबेस तैयार करके रखें। आस्किंग हर स्टूडेंट टू रीड द स्टोरी अगेन, वो चाह रहे हैं कि बच्चा कहानी को फिर से पढ़े। रीइंफोर्सिंग देयर राइटिंग स्किल, लिखने की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे। प्रमोटिंग देयर स्किल टू रिकॉल, यानी कि याद करने की बात तो सही है नहीं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया हो जाएगा कि वो ये चाहती हैं कि वो अपने माइंड से क्रिएट करे लेसन, पढ़ते समय क्या स्टोरी है उसका अपनी भाषा में वो चीज़ों को रख सके, एक सब टेक्स्ट तैयार कर सके, एक रचनात्मक चीज़ क्रिएट कर सके, बना सके। पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा 7वें का। Which of the following statement is not true teaching of library text in language classroom? इसमें से क्या सही नहीं है एक लाइब्रेरी टेस्ट के भाषा के लाइब्रेरी टेस्ट के क्लास में, ठीक है, क्या सही नहीं है। लाइब्रेरी टेस्ट टेक्स्ट शुड बी, यहाँ टेक्स्ट होगा अक्षर, टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं परीक्षा वाला, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट होगा अक्षर वाला। शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, ग्रामर सिखाने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए। लाइब्रेरी टेक्स्ट आर फॉर अप्रिसिएशन प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, लाइब्रेरी टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम अपने जो बच्चे हैं क्लास के उनके एन्जॉयमेंट और प्लेजर मतलब खुशी और आनंद को क्या करें, अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहित करें। लाइब्रेरी टेक्स्ट आर इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, जो लाइब्रेरी टेस्ट है वो लैंग्वेज लर्निंग के इनपुट के लिए है। लाइब्रेरी टेस्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं, लाइब्रेरी टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी हो पाएगी, बच्चा इतना नहीं सोच पाएगा लाइब्रेरी टेक्स्ट से। 8वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइब्रेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, किसी एक पहलू को सिखाने के लिए लाइब्रेरी टेक्स्ट लिए जाते हैं। 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राविन रीड्स एन आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ता है राविन। सो एज द प्रेजेंट द ओवरऑल idea of the text to his group the next day, what is his reading known as, यानी कहा जा रहा है कि वो न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल पढ़ रहा है बच्चा और ओवरऑल वो व्यू देख रहा है, बस सरसरी निगाह से देख रहा है ताकि वो उसका एक सारांश निकाल पाए, एक
आइडिया हो पाए कि उसमें क्या कहानी है या क्या बात कही जा रही है। तो इस रीडिंग को क्या कहते हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइन, रीडिंग बियॉन्ड द लाइन, तो ये तो होगा नहीं दोनों। स्कैनिंग और स्कीमिंग, इन दोनों में एक होगा, एक सरसरी निगाह से पढ़ना, एक बारीक पठन पढ़ना। ठीक है, नौवें की सही, तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल सरसरी निगाह से वो पढ़ रहा है और उसका ओवरऑल आइडिया ले रहा है, व्यू ले रहा है। क्या है नौवें के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये स्कीमिंग है। स्कीमिंग, स्कैनिंग तब होता है जब वो कोई पर्टिकुलर एक वर्ड को ढूंढे ना, जैसे डिक्शनरी में, या जैसे आप अगर कंप्यूटर चलाते हो तो आप जानते हैं, या कुछ भी जिसमें आप आपने डेटाबेस बनाया है बुक में और आप वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि गो मीन्स क्या होगा ना, तो उसका आप ढूंढ रहे हैं गो मीन्स क्या होगा, गो मीन्स जाना जाना ना, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं। तो जो एक कोई वर्ड एक ढूंढना है तो स्कैनिंग होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सारांश लेने की बात है तो स्कीमिंग होगा। चौथा ऑप्शन नौवे का सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, वर्ड्स वन रिकग्नाइज वाइल रीडिंग बट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हर ओन, व्हाट इज द वोकैबुलरी नोन एज। कह रहा है कि जब आप किसी अक्षर को देख के, कोई शब्द को देखकर आप पहचान तो लेते हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते अपनी लाइफ में एज अ नॉर्मली, तो वो क्या, वो वोकैबुलरी क्या कहलाएगी? एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, लिसनिंग वोकैबुलरी या रीडिंग। तो देखिए, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी होती है, लेकिन जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं वो पैसिव वोकैबुलरी होती है, तो ये पैसिव वोकैबुलरी हो जाएगी। आसान प्रश्न है ये। दूसरा ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। बेसिक इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर, ब्रिक्स की बात आएगी आगे, उस पर देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कहते हैं, यानी कि हम अपनी बात को कम्युनिकेशन के माध्यम से संप्रेषणात्मक तौर पर कह सकें, वो क्या है? यूजिंग लैंग्वेज फॉर हर एंड नाउ एंड ऑन फैमिलियर टॉपिक, किसी टॉपिक, किसी जाने पहचाने टॉपिक पे बात करना बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। या यूजिंग लैंग्वेज फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग, बहुत अच्छे तरीके से सोच पाना किसी चीज़ को लेकर, वो है। Using language to convey abstract idea and concept, यूजिंग लैंग्वेज फॉर रिपोर्टिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन टॉपिक, नहीं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इसमें तो थिंकिंग की बात आ रही है। इन तीनों में एक ही ऑप्शन सही होगा जहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है उसके फैमिली टॉपिक है। जैसे आपसे कोई कहा किसी उसी तरह बात कर रहे हैं आप, तो वो कोई जानी पहचानी टॉपिक होगी जिस पे आप बात करेंगे या जिस पे आप स्पीच देंगे ना, तो 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अप्रोच टू राइटिंग गिव स्कोप फॉर लर्नर्स टू अंडरगो डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग इन ऑर्डर टू लर्न टू राइट, यानी कि कौन सा राइटिंग का वो उपागम है। अप्रोच मीन्स उपागम होता है हिंदी में, उपागम है जो जो लर्नर को ये स्कोप देगा कि वो डिफरेंट तरीके से अलग अलग स्टेज पर राइटिंग कर सकें अपने हिसाब से ना। वो क्या होगा? प्रोडक्ट अप्रोच होगा, प्रोसेस अप्रोच होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा या लॉजिकल अप्रोच होगा। 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, प्रोडक्ट अप्रोच वहाँ होगा जब आप अपने हिसाब से कुछ लिखें, जैसे आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए ना, तब तो वो हो जाएगा। लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो वो प्रोसेस अप्रोच होगा। कौन सा अप्रोच होगा? प्रोसेस अप्रोच हो जाएगा। दूसरा प्रक्रिया उपागम जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रक्रिया उपागम। चलिए, फिलहाल 12 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरुल राहुल, A teacher in his grammar class introduces rule of a grammar item, voice and tenses, यानी कि उनके टीचर उन्हें आइटम, वॉइसेस एंड टेंसेस के बारे में बता रहे हैं, यानी सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट एंड मेक देम अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्म बिहेव, और उसके पहले टीचर ये सिखा रहे हैं कि जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे लगाई जाती है, इनका यूज कैसे किया जाता है। एंड हाउ टू यूज इन कॉन्टेक्स्ट, इनका यूज कैसे किया जाता है।
ही देन गिव्स लॉट ऑफ टास्क फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज आइटम। फिर उनके बाद उनके टीचर बहुत से वर्क देते हैं उनको, जो रूल सिखाए गए हैं बताए गए हैं उन पे काम करने के लिए। जैसे आप स्पीकिंग करते हैं ना, आप स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग जब सीखने जाते हैं तो आपको काम दिया जाता है कि निब पर बोलो, निब पर बोलो, स्कूल पर बोलो, अपने आप पर बोलो, पिता पर बोलो ना। इस तरह से कम्युनिकेटिव स्किल्स कराई जाती हैं। तो उसी तरह से जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश, उसके लिए प्रैक्टिस दी जाती है ना, वही बात। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कॉन्टेक्स्ट नॉलेज मतलब कंटेंट नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसेस नॉलेज, या डिक्लेरेटिव नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज होगा। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंटेंट नॉलेज नहीं है, कंटेंट नहीं दिया जा रहा, कोई टॉपिक नहीं दी जा रही है। प्रोसीजरल नॉलेज यहाँ पे होगा नहीं, प्रोसेस भी नहीं होगा। यहाँ पे डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी कि पूरी तरह से दिया जा रहा है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से कौन सा भाषा अधिगम का इनपुट बेस्ड टास्क है? लर्नर रीड अ स्टोरी इन ग्रुप ऑफ 5। जो सीखने वाले बच्चे हैं वो 5 लोगों में स्टोरी को पढ़ रहे हैं। लर्नर राइट अ डायलॉग फॉर स्किट टू बी इनैक्टेड इन एन इवेंट। किसी इवेंट में डायलॉग बोल रहे हैं। लर्नर इनैक्ट अ रोल प्ले ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे वो क्लाइमेट चेंज के किसी इशू पर वो रोल प्ले अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। लर्नर आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ द टॉक दे लिसन टू। यानी कि बच्चे वो बात कर रहे हैं जो सुन रहे हैं, उस पर वो समझने की या उनको समझने की, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से इनपुट बेस्ड टास्क लैंग्वेज लर्निंग क्या होगा? 14 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पे इनपुट बेस्ड टास्क होगा, जहाँ पे 5 लोगों में बातें हो रही हैं या रीडिंग हो रही है, स्टोरी रीड की जाती है, वहाँ पे इनपुट बेस्ड टास्क होगा। ये कुछ ग्रुप में हो ना, जैसे यहाँ पे तो कई इवेंट में अगर बात करेंगे वहाँ कई लोग होंगे, वहाँ पे सिर्फ आप बोलेंगे और लोग आपको सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये इसका नहीं कोई मतलब वो है। लेकिन यहाँ पे 5 लोगों में जब आप ग्रुप में स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, वाद विवाद करेंगे। ठीक है ना, 14 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है आपका। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। भाषा शिक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें से क्या? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वेव लेंथ ऑफ साउंड, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, एरर करेक्शन। तो देखिए ये आसान प्रश्न है, टफ नहीं है। वेव लेंथ साउंड को किसी भी प्रकार का शिक्षण भाषा शिक्षण कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सोशल डायलेक्ट। देखिए सामाजिक, अब तक हम लोगों ने डायलेक्ट की बात करी थी, भाषा भाषा की बात करी थी। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? सोशल डायलेक्ट है ना, सामाजिक उपभाषा को डिफाइन करिए, समझाइए। ऑप्शन देखते हैं। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ और ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ पे कोई कम्युनिटी हो, कई साथ लोग मिलके जो लोग रहते हैं एक एरिया में, वो, या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो भाषा को बोलते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट और कंट्री और कॉन्टिनेंट, वो भाषा जो एक महाद्वीप, एक देश या एक राज्य में बोली जाती है। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ और रीजन विथ इनर लैंग्वेज। यहाँ पे रीजन क्षेत्र वाला रीजन होगा, REZION। ठीक है, तो अंदर की भाषा एक क्षेत्र में, एक कुछ क्षेत्र में सीमित बोली जाए। द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ रीजन, किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्रीय भाषा का लिखित भाषा और उनके लिटरेचर। तो किसी एक क्षेत्रीय भाषा का सोशल डायलेक्ट तो होगा नहीं ना। सोशल डायलेक्ट सामाजिक उपभाषा वो हो जाएगी जहाँ पे एक कम्युनिटी बोली जाए और कुछ लोगों के ग्रुप बोले जाते हैं एक भाषा को कैरेक्टरिस्टिक अपने हिसाब से बदल के, आसपास की भाषाओं को बदल कर क्या है, थोड़ा सा बदलाव करके उस भाषा को बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा? सोशल डायलेक्ट हो जाएगा। साइन लैंग्वेज इज,
साइन लैंग्वेज क्या है? और नेचुरल लैंग्वेज विथ ग्रामर, यानी कि साइन लैंग्वेज का ग्रामर होता है। तो ये बात तो हम लोगों ने की थी कि हाँ ग्रामर होता है, इसका स्क्रिप्ट भी होती है ना। इट इज़ नॉट ए नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्यों नहीं है? साइन लैंग्वेज बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज है। अ नेचुरल लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर, नहीं इसके पास ग्रामर भी है और ये नेचुरल है, बिल्कुल हो जाएगा आपका साइन लैंग्वेज। ठीक है, 17 का पहला ऑप्शन सही होगा। पीपल हु नो मेनी लैंग्वेज आर नोन एज, वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसे क्या कहेंगे? पॉलीग्लोट्स, पॉलीलिंग्विस्ट, मल्टी स्पीकर्स, मोनोलिंगुअल। तो मोनोलिंगुअल वही होगा जो एक भाषा बोलेगा लगभग। 18 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पॉलीग्लोट कहेंगे जो बहुत सी भाषा जानेंगे, ऐसा नहीं कि मल्टी स्पीकर आपको नहीं कहना है। 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अ चाइल्ड बिगिंस हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग, यानी कि एक बच्चा जो है वो अपना बचपन का, यानी कि जो शुरुआती स्कूल है वो अपनी मातृभाषा में शुरू करती है। एंड मूव ऑन द एड मेनी मोर लैंग्वेज, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कई भाषाओं को जोड़ती जाती है, यानी सीखती जाती है। बाय द टाइम सी कंप्लीट हर हाई स्कूल, और इसी तरह वो अपनी हाई स्कूल को क्या कर लेती है? कंप्लीट कर लेती है, कई भाषाओं को जोड़ते जोड़ते, यानी कि मातृभाषा में उसने शुरुआत की थी लेकिन फिर उसने कई भाषाओं को सीख लिया। व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज एजुकेशन स्ट्रेटजी नोन एज, अब इस तरह की प्रोग्रेस को क्या कहेंगे? मदर टंग फर्स्ट पॉलिसी, पहले मातृभाषा पॉलिसी कहेंगे, या थ्री लैंग्वेज तो त्रिभाषा सूत्र जो है वो कहेंगे। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि मातृभाषा के आधार पर बहुभाषावाद, तो सही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐसा कोई काम है नहीं। मदर टंग के साथ साथ हमने कई भाषाओं को अगर सीखा है तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म वाला ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज मीन्स, मतलब कि भाषा का आदान प्रदान, वाद विवाद करना, ये क्या है इसका मतलब? टीचर्स वर्क विथ लर्नर्स, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के साथ काम करते हैं। लर्नर वर्क इन लैंग्वेज फॉर पर्पज, जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को एक उद्देश्य के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो कोई भी भाषा सीखने का एक उद्देश्य तो होगा ना। लर्नर्स एंड टीचर वर्क टुगेदर ऑन द रूल ऑफ ग्रामर, सिर्फ ग्रामर के बारे में बात थोड़ी होती है एक भाषा सीखते हैं तो। लर्नर ट्राई एंड लर्न फोनेटिक्स, सिर्फ ध्वनि की बात थोड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हम किसी पर्पज से एक भाषा को सीखते हैं। दिस मेक द लर्नर्स यूज लैंग्वेज फॉर पर्पज, लैंग्वेज का एक उद्देश्य क्या हो सकता है? एन ऑथेंटिक टास्क, कोई प्रमाणित कार्य हो। एन एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से हम लैंग्वेज थोड़ी सीखेंगे। एन मेमोराइजेशन पार्ट ऑफ द पोएम, सिर्फ पोएम का एक मेमोराइजेशन भाग नहीं है। द डी कोडिंग ऑफ द टेक्स्ट। 21 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, एक ऑथेंटिक टास्क है, ये एक प्रमाणित टास्क है। एक हम प्रमाण रखेंगे अपने पास कि हम ये चीज़ सीख लेंगे तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। जैसे हम भाषा सीखते हैं ताकि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों की बातों को हम एक्सपीरियंस कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक टास्क हो जाएगा। श्रुति रीड द मैगजीन, ठीक है, श्रुति अखबार पढ़ रही हैं। टू फाइंड अ स्पेशल इंफॉर्मेशन, कोई एक स्पेशल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो क्या कर रही हैं? मैगजीन पढ़ रही है। एंड द इवेंट रिपोर्टेड, और जो इवेंट हो रहा है उसमें उसने कुछ स्पेसिफिक, कोई एक खास जानकारी ढूंढने के लिए, तो ये रीडिंग क्या कहलाएगी? स्कीमिंग, रीडिंग फॉर पर्पस, रीडिंग फॉर प्लेजर, स्कैनिंग। तो प्लेजर अगर होता तो ये कहानियों में होता, हम सरसरी निगाह से जिधर पढ़ लेते तो प्लेजर हो जाता। पर्पस ये दोनों तो होगा नहीं, स्कीमिंग स्कैनिंग की बात आ जाती है। तो यहाँ पे आप सही हैं कि यहाँ पे भी क्या है? स्कैनिंग है, कोई एक टॉपिक है विशेष खास जिसको ढूंढा जा रहा है। हम लोगों ने इसके पहले जो क्लास अभी अभी पढ़ा है, मतलब कि क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें क्या था? उसमें स्कीमिंग थी, जो एक सारांश को पढ़ने की बात की जा रही थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपके जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी।
वर्ड्स विच वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग आर, वो शब्द जो हम बोलने और लिखने में यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैसिव वोकेबुलरी, वोकेबुलरी इन यूज, एक्टिव वोकेबुलरी या वोकेबुलरी फॉर पर्पस। 23 की बात कर ली जाए तो 23 में जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्टिव वोकेबुलरी होगा। हम जहाँ लिखने और बोलने, खासकर बोलने में अगर हम कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव ही होगा। हम डेली बेसिस पे उससे क्या कर रहे हैं? बोल रहे होंगे। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्टिव पैसिव वोकेबुलरी भी हम लोगों ने देख ली, स्कीमिंग और स्कैनिंग, इनमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपने देखा। इस प्रकार से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं कि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए एक ही दो क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर प्रमोटिंग कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कैल्प के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो वो देखते हैं आप ये सही कर पाते हैं कि नहीं, और सही ज़रूर बताइएगा कि 24 का जो क्वेश्चन है इसका आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। एकेडमिक मतलब जो औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से सीखा जाएगा, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करके सीखनी होगी चीज़ों को, ठीक है। एकेडमिक तरीके से, औपचारिक तरीके से थिंकिंग करनी होगी, वो कैल्प में होगा, ठीक है। ब्रिक्स में जहाँ पे आप अनौपचारिक अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो बोलते हैं वो ब्रिक्स हो जाता है। कैल्प की बात करिए, राइटिंग वंस डायरी एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द ऑन वंस बर्थडे, किसी के बर्थडे पर एक दिन की डायरी लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं, राइटिंग एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन से यानी कि क्लाइमेट चेंज का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आर्टिकल लिखना। तो देखिए ये कोई विशेष है, ये औपचारिक तरीके से लिखा जाएगा, अनौपचारिक तरीके से नहीं। देखिए आप डेली डेली किसी के बर्थडे में कुछ लिख रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, तो डायरी लिखना तो डेली का काम भी हो सकता है। तो ये अपने रियल लाइफ में हर साल आएगा बर्थडे, हर साल आप लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ एक ब्रिक्स की तरफ जा रहा है, कैल्प की तरफ नहीं। स्पीकिंग विथ क्लासमेट, तो यहाँ कम्युनिकेशन की बात हुई नहीं। रीडिंग अ मेन्यू रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट की बात अगर कर ली जाएगी, ऑर्डर दे रहे हैं हम फूड के लिए, तो ये स्कैनिंग स्कीमिंग में होगा। लेकिन कैल्प की बात कर ली जाए तो एक जहाँ पे आप पूरी मेहनत और दिल दिमाग से पूरा लगेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन, एक आर्टिकल लिखने पे जो क्लाइमेट चेंज पर होगा, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक नियम कानून होगा लिखने का, एक एकेडमिक तरीका है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया 24 का। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डू यू कंसीडर द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग एज आइडियल फॉर लर्नर्स टू लर्न टू राइट अ गुड पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि हम लिखने के लिए प्रोसेस अप्रोच को क्यों अच्छा मानते हैं, ये ऑप्शन। अब ऑप्शन देखते हैं, प्रोसेस अप्रोच इनेबल लर्नर टू राइट लाइक एक्सटेम्पर स्पीकर विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी भी आप प्रिपरेशन या किसी भी तैयारी के बिना आप लिख सकते हैं, इसलिए प्रोसेस राइटिंग को बेहतर माना जाता है। अगला देखते हैं, देखिए जब कुछ भी आपको लिखना होगा तो बिना प्रिपरेशन के आप नहीं लिख सकते, बिना कुछ पहले से बिना सोचे ही आप क्या लिखेंगे। अगर आपको किसी का नाम भी लिखना है तो पहले सोचना तो कुछ पड़ेगा, किसी का नाम सोचेंगे तभी तो, कोई कहेगा तभी तो लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रिपरेशन के हम कोई भी चीज़ लिख देंगे। प्रोसेस अप्रोच इज लाइक वन टाइम प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्किल ऑफ राइटिंग, सिर्फ वन टाइम प्रोडक्ट नहीं है ये। प्रोसेस अप्रोच इज टीचिंग द हायर ऑर्डर लैंग्वेज, मतलब बहुत उच्च स्तरीय तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रोसेस अप्रोच इनेबल लर्नर टू अंडरगो वेरियस स्टेज, कई स्टेजों के साथ हम ये डेवलप होता है और हम फिर एक अच्छी राइटिंग स्किल्स को पा लेते हैं, यानी कि ये एक वेरियस स्टेज है एक डेवलप करने का, एक अच्छी राइटिंग डेवलप करने का, लिखने का एक अच्छा तरीका है, जहाँ पर लर्नर किसके हैं, वेरियस, कई विधियों से, विविध विधियों से हम क्या करें, सीखें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इनपुट बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, इनपुट बेस्ड भी आप लोगों ने देखा, आउटपुट बेस्ड यहाँ है। तो लर्नर रीड अ न्यूज आइटम ऑन अ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू अगर है तो इनपुट बेस हो जाएगा। लर्नर वर्क इन ग्रुप टुगेदर आइडिया फ्रॉम राइटिंग अ पैराग्राफ,
लर्नर थिंक अलाउ डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस इन अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर के हिसाब से डिस्क्राइब करना है चीज़ों को। लर्नर राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर अडॉप्टिंग प्रोसेस अप्रोच, देखिए आउटपुट वही होगा जहाँ पर क्या होगा, एडॉप्टिंग प्रोसेस होगा। कहीं से हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनसे समझ बूझ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आउटपुट बेस हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीचिंग ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो टीचिंग ग्रामर लेसन को इनकरेक्ट बता रहा है, सही नहीं बता रहा। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। यूजिंग टेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ टीचिंग पॉइंट, टीचिंग पॉइंट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग टेक्स्ट ऐसे शब्द का यूज करना, ऐसे अक्षर का यूज करना जो टीचिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है या दिखा रहा है। यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट इन स्टूडेंट लैंग्वेज ड्यूरिंग अ स्पीकिंग टास्क, यानी कि बोलते समय जो भाषा का हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो। यूजिंग पिक्चर टू विजुअलाइज वर्ड एंड स्ट्रक्चर, किसी संरचना को समझने के लिए या पिक्चर के विजुअलाइजेशन को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं टीचिंग ग्रामर लेसन को। यूजिंग सेंटेंसेस दैट आर एग्जाम्पल ऑफ द टीचिंग पॉइंट, उन एग्जाम्पल का यूज़ करना जो टीचिंग पॉइंट के लिए क्या है, बेहतर है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हम किसी पिक्चर को विजुअलाइज करने के लिए या स्ट्रक्चर उनकी संरचना, किसी पिक्चर का संरचना कैसे हो सकती है, कोई पिक्चर है अगर तो क्या उसका व्याकरण हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है 28, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और लैंग्वेज, लैंग्वेज के हिसाब से कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, भाषा पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, भाषा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं कह रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ स्क्रिप्ट, सभी भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, यानी कि सभी भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, लिपि होती है। स्क्रिप्ट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो लिपि है वो लैंग्वेज के लिए आवश्यक नहीं है। एवरी लैंग्वेज हैज़ ग्रामर, सभी भाषा की एक व्याकरण होती है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली स्पोकन, भाषा कहीं भी प्राथमिक तौर पे बोली जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। भाषा प्राइमरी बोली जाती है, यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो ये तो सही है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। 28 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए कि एवरी लैंग्वेज हैज़ ए स्क्रिप्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी भाषा की एक लिपि हो, सभी भाषा की एक लिपि हो, ये ज़रूरी नहीं है। 21 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 28 का सॉरी। अगला देखते हैं 29, अ लैंग्वेज लर्निंग एंड टेस्टिंग टास्क विच ड्रॉप्स अ वर्ड आफ्टर एवरी सिक्स्थ वर्ड इन अ टेक्स्ट इज नोन एज, कहा जा रहा है कि हर एक 6 वर्ड के बाद हम एक टास्क दे रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं चीज़ों को करने के लिए या सीखने के लिए लैंग्वेज लर्निंग में, तो वो क्या होगा। डिक्टेशन टास्क यानी कि शब्दावली का कार्य, क्लोज होगा, ग्रामर इंटरलाइजेशन टास्क होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। 29 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ये क्लोज होगा। ठीक है, 29 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग टास्क, ऑप्शंस देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट, फॉर्मेटिव टर्म्स एंड टेस्ट, सबमिटिव टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको पता है कि सबमिटिव टेस्ट जो होते हैं वो वर्ष के लास्ट में होते हैं, अधिकों को सिखाने के बाद लास्ट में किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम होता है और असाइनमेंट होता है वहाँ पे लर्निंग टास्क असेसमेंट कहा जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दत्त कार्य दिए जाएँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक, उपचारात्मक तकनीकी कौन सी बढ़िया है।
द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय ही बच्चों को सही कर लेनी चाहिए अपनी गलतियों को। करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर्स विल रिपीट द एरर, मतलब कि क्लास के समय ही गलतियों को सुधार लेना चाहिए जिससे बच्चे फिर से दोबारा गलती ना करें। लर्नर्स एरर नीड नॉट बी करेक्टेड एट ऑल, बच्चों की गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहिए, ऐसा तीसरा ऑप्शन कह रहा है जो कि गलत है। Learners do the error analysis and find pattern and then the teach and clarify the area of the learners, बिल्कुल सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि यहाँ पे हम हमेशा बच्चों की गलतियों को एनालिसिस करें या बच्चे अपने और उनके पैटर्न को समझें और उन्हें फिर क्लेरिफाई किया जाए, समझाया जाए कि किस एरिया में दिक्कत हो रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अ लैंग्वेज टीच As a language teacher, we should try to turn our student into successful dictionary user. कहा जा रहा है कि एक भाषा शिक्षक होने की वजह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे पूरी तरह से डिक्शनरी यूजर्स में सक्सेस हो जाएं, उनके पास एक अच्छी खासी शब्दावली हो जाए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज ऑफ डिक्शनरी, इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है डिक्शनरी को प्रमोट करने का, ठीक है। तो निगेटिव क्वेश्चन है। फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि डिक्शनरी में हम कह दें कि पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढा जाए। डिक्शनरी एक शब्दावली की ही बात नहीं हो रही, किसी भी एरिया में गलती की बात हो रही है। यूजिंग द मीनिंग दैट इज रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो शब्द क्या है उसकी मीनिंग जानना। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, किस प्रकार से शब्दों को बोला जाता है ये जानना। रीचिंग द टीचर फ्रॉम एवरी न्यू वर्ड, टीचर को टीचर के हिसाब से उस बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जो एक नए वर्ड तक पहुँच सके, यानी कि एक नया वर्ड बच्चा सीख सके वो। 32 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो बिल्कुल एक नए वर्ड को सिखाने के लिए ही हम क्या करेंगे, डिक्शनरी, ये तरीका बढ़िया है कि एक नया वर्ड, एक नए वर्ड को ढूंढने के लिए हम, सही बात है। अब डिक्शनरी में हम ये थोड़ी सीखेंगे कि कैसे शब्द को वो किया जाता है, बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। हाँ, डिक्शनरी में अब डिक्शनरी बढ़िया आ गई हैं जिसमें प्रोनाउंस करने का तरीका बेहतर दिया होता है, लेकिन जब तक आप कहीं से सुनेंगे नहीं उसको आप अच्छे से स्पीक नहीं, उच्चारित नहीं कर पाते। 33 वाले क्वेश्चन की बात कर ली जाए। इन द लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा कक्षा में एक चाइल्ड ऑफ्टन फेसेस प्रॉब्लम, एक बच्चा जो है वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है इन लर्निंग हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज, वो एट स्कूल, बिकॉज वो स्कूल में अपनी मातृभाषा पहली भाषा को नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि लर्निंग हिज और हर होल लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नॉट इंटरेस्टिंग नहीं है स्कूल का माहौल, इसी वजह से वो नहीं बोल पा रहा है। मतलब कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी जो मातृभाषा हो सकती है, वो वही नहीं बोल पा रहा है क्लास में या स्कूल में। स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, ये बात सही है कि ये बात सही हो सकती है कि बच्चा इसलिए स्कूल में भाषा नहीं बोल पा रहा है क्योंकि स्कूल की भाषा घर की भाषा से थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मल है, औपचारिक है, ये हो सकता है। द चाइल्ड नो दैट लैंग्वेज एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, बच्चा ऐसा सोचेगा ही नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम दूसरी भाषा फिर से न सीखें या उस भाषा को सीखना कोई मतलब नहीं है। दैट लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लर्न एट स्कूल, ये कोई मतलब नहीं बनता, दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रॉब्लम बच्चे को इसीलिए हो रही है क्योंकि जो स्कूल का माहौल है वो घर के माहौल से अलग है, ठीक है, इसी वजह से बच्चा उस भाषा को वहाँ नहीं बोल पा रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ ए स्टूडेंट, राइटिंग स्कूल को स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल की बात हो रही है, लेखन कौशल की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए क्या है कि एक अच्छा तरीका क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, किसी चैप्टर के क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक पे लिखना। डिक्टेशन यानी कि आलेख, कोई बोल रहा है और आपको लिखना। राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, वो अपने हिसाब से अपने अनुभव को लिखें, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग, कंपटीशन सही नहीं है, प्रतिस्पर्धा सही नहीं है। 34 की सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पे बच्चा अपना एक्सपीरियंस लिखेगा, जो भी उसको आ रहा है अपने हिसाब से वो लिखेगा, तो बच्चा उसमें
सीखेगा। बच्चा खुद से कर के सीखने पर जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि मिला जुला हो, वो क्या कहलाएगा, वो मेथड क्या कहलाएगा। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। 35 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, पूरी तरह से शारीरिक गतिविधि हो जाएगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो नहीं है। इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, इन्हेंस अ स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स, इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो इसमें से सही नहीं है जो वो ढूंढना है 36 का। तो इन्हेंस अ स्टूडेंट, यहाँ से कम्युनिकेटिव स्किल्स नहीं हो पाती है इसी में ना। जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे अपनी बात को बोल नहीं पाते उस भाषा में। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, एक पैराग्राफ सर देते हैं, हम पैराग्राफ को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं टेंस के हिसाब से, या जैसे भी हमारा हमने सीखा है अब तक, तो हम वो करते हैं या बच्चा करता है, लेकिन वो अपने आस पास पड़ोस में चीज़ों को बोल नहीं पाता। इसी वजह से कम्युनिकेटिव स्किल्स बच्चे के ठीक नहीं होते, यहाँ पे यही बात है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 37 है, विच एमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि पढ़ने से पहले प्री रीडिंग करवाना वो किसको सपोर्ट करती है। यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क, आस्किंग लर्नर टू समराइज द टेक्स्ट, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। 37 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूजिंग अ प्रेडिक्टेशन टास्क। ये इजी है बहुत, समझाने की प्री रीडिंग स्किल्स के बारे में ज़रूरत नहीं है फिलहाल लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट। देखिए पोर्टफोलियो ऑप्शन जो है समझाना है नहीं, बहुत ही पॉजिटिव सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। पोर्टफोलियो से हम स्टूडेंट बच्चों के सीखने का एविडेंस इकट्ठा कर पाते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट टू बिकम मोर autonomous. It fosters students' reflection and help them to self-monitor their thinking. बच्चा अपने आप से अपनी चीज़ों को मॉनिटर कर पाता है, देख पाता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग, वन टाइम असेसमेंट। 38 की बात कर ली जाए तो ये पोर्टफोलियो जो है वो वन टाइम असेसमेंट ही है स्टूडेंट लर्निंग के लिए, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। 38 का चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्राइबलिंग द लिंक इन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इज लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू। इम्पॉर्टेंट स्टेप सीखने राइट के लिखने के बारे में एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू, बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोड्यूस लेटर्स एंड वर्ड राइट फ्रॉम द डे दे पिक पेन और पेंसिल, जहाँ जब से उन्होंने पेन और पेंसिल पकड़ी है तब से वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेक मीनिंग फॉर द मार्क्स ऑफ देम, किस तरह से क्लास में अच्छे मार्क्स लाए जाएं उसके बारे में बात हो रही है। स्पेंड टू सम टाइम इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी, कुछ टाइम बच्चे रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी में व्यक्त करें। इमिटेट द एडल्ट्स, बड़ों को कॉपी करना। 39 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, हो जाएगा 39 के क्वेश्चन के हिसाब से। 40 क्वेश्चन है, इफ़ चिल्ड्रेन हियर टू लैंग्वेज, यदि बच्चे दो भाषा सुन रहे हैं, इज स्पोकन अराउंड देम दिस एक्सपोजर टू टू लैंग्वेज विल, कह रहा है उनके आसपास दो भाषा बोली जा रही है तो वो क्या सीखेंगे वहाँ से।
प्लेस चिल्ड्रन एट ए डिसएडवांटेज, वो उनके लिए अच्छी जगह नहीं है। प्लेस चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, वो अच्छी जगह है। नॉट मेक एनी सेंस, वो दो भाषा बोलने का कोई मतलब नहीं होगा बच्चों पे। इन्फरेंस म्यूचुअली विद द अदर वन। देखिए 14 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो एडवांटेज है, बच्चा दो भाषा अपने आसपास में सीख रहा है तो दोनों भाषाओं में बच्चे को रुचि होगी, दोनों भाषाएं बच्चों को आ जाएंगी सिर्फ अर्जन से, क्योंकि उसके आसपास वो दो भाषाएं बोली जा रही हैं। द ग्रामर टास्क आर, ग्रामर का क्या कार्य क्या है? टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, टू बी लाइफ ओरिएंटेड, फुल फ्रॉम फोकस्ड, फुल फॉर्म फोकस्ड, मेमोरी फोकस। तो मेमोरी फोकस ग्रामर। 41 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये कॉन्टेक्चुअलाइज होता है, पूरी तरह से एक नियम कानून पर बना होता है। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सजेस्टेड बाय नॉम चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ने क्या सुझाव दिया है? देयर इज़ नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कोई एबिलिटी नहीं होती है, कुछ योग्यता नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। Children acquire language in different way and at different rate depending on the culture into which they are born, वो कहते हैं नॉम चॉम्स्की कि वो भाषा एक्वायर कर रहे हैं, अपने आप सीख ले रहे हैं, अर्जन कर ले रहे हैं वो डिफरेंट डेट में, अलग अलग तरीके से, और वो डिपेंड करता है उनके कल्चर पर जहाँ पर वो क्या है उन्होंने जन्म लिया है। तो ये बात भी वो नहीं कहते हैं। There is an innate human ability to technique language. Children learn language as a product of positive reinforcement. Reinforcement की बात चॉम्स्की नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो ये है कि देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी, एक आंतरिक ह्यूमन एबिलिटी है जो भाषा को एक्वायर कर लेती है, ये कहते हैं नॉम चॉम्स्की। और इस नियम का नाम क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मोमेंटम विथ द डैश लैंग्वेज लर्निंग, तो ऐसी लैंग्वेज लर्निंग क्या कहलाएगी? कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टिव या ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए 43 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाएगी, जो कि आसान है, क्वेश्चन को ही देख के लग जा रहा है। टू असेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर रीडिंग एबिलिटी असेस करने के लिए कौन सा सही होगा? आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को पहचानना। नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन को समझना, ये जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, फ्लुएंसी इन रीडिंग, पढ़ने में फ्लुएंसी जो होगी। 44 का सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो रीडिंग सबसे बढ़िया जो लेवल हो जाएगा वो कंप्रीहेंशन ऑफ द टेस्ट होगा, ठीक है, कि एक टेस्ट के बारे में जानकारी लेना। 44, अच्छा 45 ये है, 50 हो गया यहाँ पे, 45, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू राइट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स इन द सैंड ट्री, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इज एक्टिविटी इज़ टू, यानी कि एक स्टूडेंट बच्चों को कह रहे हैं कि बालू पर उंगली से अल्फ़ाबेट लिखो। इसका क्या मतलब है? प्रमोट प्लेफुल एटमॉस्फियर इन द क्लास, बच्चे क्लास में अच्छे तरीके से रुचि से पढ़ सकें, ये कोशिश कर रही हैं वो, ये हो सकता है। मेक देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड डर्टी हैंड, क्लीन एंड डर्टी, साफ़ सुथरा हाथ या गंदा हाथ के बारे में समझाने के लिए ये क्यों करेंगी वो? तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ देयर फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल को सही करने के लिए है। डाइवर्ट देयर अटेंशन, अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना है, होम सिकनेस को नहीं। 45 क्वेश्चन था, 50 इसमें गलती से हो गया है टाइप। 45 की बात कर ली जाए तो इनकी मोटर स्किल को, फाइन मोटर स्किल को सही करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है? तीसरा ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। तो ये थे
45 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, ये विश्वास रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।